नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार और मोदी जी चारों तरफ से फंस गए। पूरे देश में मोदी के खिलाफ जनता सड़क पर उतर गई है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि मोदी के खिलाफ जनता पूरे देश में उतर गई। जिस चीज से मोदी बचना चाह रहे थे, जिस समस्या से मोदी बचना चाह रहे थे और जिस समस्या पर लगाम लगाना चाहते थे कि ऐसी समस्या ना आए, वही हो गया। मोदी ने अलग अलग कानून बनाए, लोगों को प्रताड़ित करते थे, परमिशन न देने का काम प्रशासन द्वारा, सब हथकंडा अपनाया गया, अलग अलग कानून बनाते। लेकिन कहते हैं कि जब जनता ठान ले तो सारे नियम कानून कायदे आपके धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि जनता के लिए कानून बनते हैं, जनता को गड़क करने के लिए कानून नहीं बनते। जब चोर अपने लिए कानून बनाए बचने के लिए, तो जनता समझती है कि कानून किसके हित का है। लेकिन जब जनता का कानून लागू होता है तो नेताओं की छुट्टी हो जाती है। अब मोदी एथनॉल पर फंस गए, पेट्रोल पर। आम जनता, क्या मोदी के वोटर, क्या एनडीए के, क्या इंडिया का, क्या कांग्रेस का, कुछ नहीं, आम जनता खिलाफ हो गई, इनके भी और दूसरे के। लेकिन शिक्षा को लेकर के जो समस्याएं देश के अंदर हैं और छात्र परेशान हैं, लगातार वह पेपर लीक का मामला चल रहा है, उस पर लगाम नहीं लगा पा रही मोदी सरकार। इसके कारण क्या है? इसके बड़ी महत्वपूर्ण कारण है। कारण यह कि सिस्टम को जिस तरह से करप्ट मोदी ने बना दिया है। अब पेपर लीक यूं ही नहीं हो रहा है, एक पॉकेट तक कोई नहीं मार सकता किसी का अगर प्रशासन की इजाजत न हो, और सरकार के इजाजत के बगैर पर्चा लीक हो जाए संभव ही नहीं है। लेकिन मोदी से अब वह संगठन जो बड़े बड़े हैं वह डरते नहीं, बल्कि मोदी को उनसे डर लगता है कि वह जब चाहे सरकार गिरा देंगे। आज जो मोदी अपने रंग में आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे थे, अब तो गिर रहे हैं। वह उन्हीं लोगों के दौलत पर थे, तो उन्होंने इन्हें दौलत दी है, तो उस दौलत को दुगुना तीन गुना वह असूल रहे हैं, और यही जरिया है उनका, क्योंकि उनका धंधा ही शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। अब ऐसे में मोदी बच्चों के भविष्य खराब हो रहे हैं, और यह बात कांग्रेस के लीडर और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को समझ आ गई। उन्होंने दुखती नस सरकार की दबा और मोदी तिल मिला गए। लेकिन छात्रों का जो जंतर मंतर पर आंदोलन चल, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए, और सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होती जा रही है। जितना तबीयत खराब हो रहा है उतने ही छात्रों का गुस्सा भड़क रहा है। इस बीच जेएनयू के छात्र हो, बाकी जगहों के हों, वह सब एकत्रित हो गए और जंतर मंतर के आंदोलन के साथ और भी कई संगठन जुड़ते जा रहे हैं। यानी कि यह आवाज एक अलग दिशा में अब जा रही है। अब सरकार बदलने की दिशा में यह आवाज गूंजने लगी है, जिससे मोदी और शाह के लिए दिक्कत हो गई है। अभी यह सब कुछ चल ही रहा था कि मोदी सरकार के लिए और संकट तब पैदा हो गया जब आरएसएस भी इनके पीछे पड़ गया, और यह इसलिए पीछे पड़ा
क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी को जो बदनाम करने की कोशिश की, वह मोदी को भारी पड़ गया। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो मोदी ने की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और खुद ही विनाश की तरफ निकल पड़े, क्योंकि सत्ता के नशा में इतने मगरूर हो गए थे कि वह किसी को कुछ समझ नहीं रहे थे। लेकिन मोदी और शाह को एक बात समझ आ रही थी कि उनके चरित्र जिस दिन उजागर हो जाएंगे, उनकी सोच का जिस दिन पर्दाफाश हो जाएगा, उस दिन जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और एनडीए गठबंधन के खिलाफ 86.8% वोटर्स, उन्हीं के वोटर, विपक्ष को वोट देने वाले नहीं, मोदी सरकार को वोट देने वाले, मोदी के नाम पर वोट देने वाले 86.8% इनके खिलाफ। तो फिर सरकार कैसे चलेगी और सहयोगी दल कैसे साथ रहेंगे? ऐसे में नितिन गडकरी के चक्कर में अपने 240 सांसदों में से 136 सांसद गवा बैठे मोदी। पीएम की कुर्सी आरएसएस छीन लेगा इस टकराव में। आरएसएस और मोदी के बीच जिस तरह का टकराव हुआ, यह टकराव बड़ी गंभीर हो गया। इस टकराव के बीच राम मंदिर आ गया। राम मंदिर में दान पेटी की लूट आ गई, हजारों करोड़ का। लूट तो लूट है, राम नाम की लूट मची है, लूट सके सो लूट, तो खूब लूटा इन लोगों ने। राम के नाम पर सत्ता में आए थे और राम के नाम पर ही सत्ता गंवा बैठे। इस सिचुएशन में राम जी ने इन लोगों को पहुंचा दिया। अब सवाल यह है कि राम मंदिर ने सारा खेल खराब किया या फिर यह खेल पहले से चल रहा था? यह टूल तब पकड़ने लगा और बगावत अंदर भाजपा के तब शुरू हुई जब नरेंद्र मोदी ने अपना असली रूप और इरादा सामने लाना शुरू किया कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने का। जैसे अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की सोची नरेंद्र मोदी ने कि अपनी विरासत सौंपेंगे। अरे यह देश मोदी की विरासत है क्या? मोदी ने बनाया है देश कि उनकी विरासत है कि वो विरासत सौंपने आए हैं? यह देश 140 करोड़ लोगों का है, वह फैसला करेंगे। तो सरकार तो एसआईआर के तहत करोड़ों लोगों को वही विरासत छीन रही है। इस बात की समझ जनता को आ गई। अब ऐसे में आरएसएस तय करता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि कौन पीएम बनेगा और कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा भाजपा का। जब यह बात उजागर हुई तो फिर आरएसएस ने इनका पोल खोलना शुरू किया। तो जब विरोध हुआ और यह लगा मोदी को कि अब भारी विरोध बगावत हो जाएगा, तो फिर चर्चा इस बात की है कि मोदी के दफ्तर से राम मंदिर का दान लूट के चोरी का खुलासा और इंफॉर्मेशन पीएमओ के अंदर से लीक किया गया जानबूझ करके। और पीएमओ से लीक किया गया, नितिन गडकरी को टारगेट बनाया गया, E20 को लेकर के बदनाम करने को लेकर के बदनाम किया जा रहा है। और अब अमित शाह के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ और भी कई खिलाफ हो गए ना। ऐसा नहीं होगा। और आरएसएस का संरक्षण मिलने लगा। अब जब मोदी ने निपटाने की कोशिश की गडकरी को, तो राजनाथ को निपटाते तो बात समझ में आ रही थी। नितिन गडकरी को निपटाने पर आरएसएस भड़क गया। और आरएसएस ने जो 240 सांसद हैं, यह 240 मोदी के साथ नहीं है, 104 ही है मोदी के साथ। बाकी 136
मोदी को नहीं पसंद करते, तो जब अपनी पार्टी में सहमति नहीं है मोदी को लेकर के, तो अमित शाह को प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? यहां पर पेच फंस गया। और पेच फंसते ही अब चर्चा इस बात की है, कहा यह जा रहा है कि 136 सांसद 240 को संभाल नहीं पाए, 136 सांसद गंवा बैठे और प्रधानमंत्री की कुर्सी भी आरएसएस छीन लेगा। तो फंस गए हैं मोदी यहां पर, और बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। दूसरा, राहुल गांधी ने मोदी की दुखती नस दबा दी है। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब सोचिए, जब आरएसएस से ही भारतीय जनता पार्टी संगठन को देखता है, भले राजनीतिक पार्टी हो लेकिन आरएसएस का संगठन है, एक राजनीतिक दल, रजिस्टर्ड, सत्ता तक है। अब आरएसएस ने जो लाल कृष्ण आडवाणी को हटा करके साइड करने के, जो प्रधानमंत्री का चेहरा थे वो 14 में, नरेंद्र मोदी को बना दिया। तो जो लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी को वहां तक पहुंचाया था, तो उनको हटाने में देर नहीं लगी, जिसके साथ पूरी भाजपा खड़े थे। तो नरेंद्र मोदी को तो चुटकी का काम था आरएसएस को हटाना, मोदी को इतना भी समझ नहीं आया। अब जब दोनों में टकराव हुआ है और 240 को नहीं संभाल पाए, उसमें से 136 विरोध कर दिए हैं, तो फिर राहुल गांधी को इंफॉर्मेशन भी भाजपा के अंदर से और आरएसएस के अंदर से, ब्यूरोक्रेसी के अंदर से, चुनाव आयोग के अंदर से, जुडिशरी से आ रही है, और वह उसके प्रति रणनीति बनाते जा रहे हैं। तो मोदी बैकफुट पर आकर के खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के घटक दल जो थे वह भी चिंतित है, उनके अंदर भी चिंता समा गई कि अब क्या होगा। जिस मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था और जिस मोदी के लिए वह सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले आए थे, वोटरों की परवाह नहीं की कि वोट चोरी से जीत जाएंगे, तो जब यही नहीं रहेंगे तो चुनाव आयोग कहां रहेगा? जब यह हटेंगे तो सब हट जाएंगे अपने आप, या सब सीधे हो जाएंगे। तो फिर उन दलों का क्या होगा जो छोटे छोटे हैं, वह तो कहीं के नहीं होंगे, न घर के न घाट के। तो फिर एनडीए गठबंधन के अंदर कुछ घटक दल सोच विचार में डूब गए, जैसे अनुप्रिया पटेल, छोटी पार्टी, सिंगल सांसद की पार्टी, जयंत चौधरी 2 सांसदों की पार्टी, जीतन राम मांझी 1 सांसद वाली पार्टी, चिराग पासवान 5 सांसद वाली पार्टी, नीतीश कुमार 12 सांसद वाली पार्टी, चंद्रबाबू नायडू 16 सांसद वाली पार्टी, पवन कल्याण 2 सांसदों वाली, और एकनाथ शिंदे की बात मत कीजिए, वह न इधर के न उधर के, बीच में है। जिस दिन मोदी गए उस दिन वो खत्म, तो उनकी चर्चा ही मत कीजिए। मोदी है तो एकनाथ शिंदे है, और मोदी नहीं है तो एकनाथ शिंदे की पार्टी गई काम से। कोई एक व्यक्ति उनको वोट देने वाला नहीं मिलेगा। वो ऑपरेशन टाइगर फाइगर जो कर रहे हैं ना, सारा टाइगर उनको निगल लेगा। तो यह भी असमंजस में है। तो नीतीश नायडू का फैसला बहुत बड़ा हो रहा है। पवन कल्याण का 30 सांसद होते हैं, यह अलग तैयारी में है और इनसे ठन गई है। अब नीतीश कुमार काफी नाराज है, बैठक से भी अपने लोगों को बुला लिया और किसी से मिलने से इनकार कर दिया कि मेरी तबीयत नासाज है, ठीक नहीं है। रूटीन चेकअप में रहते हैं वो हमेशा, और ये सभी नेता रहते हैं। जब समस्या आती है तो तबीयत खराब हो जाती है इन लोगों की, उस समय अपना कनेक्शन काट देते हैं लोग। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। नीतीश किसी न किसी के साथ गठबंधन में लड़ते हैं तब सत्ता को मिलती है, और अब तो सत्ता हाथ से चली गई है, अब तो सहयोगी दल है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो मुख्य कर्ता धर्ता, और चंद्रबाबू नायडू 2/3 बहुमत से हैं। उन्हें चिंता है अपने बेटे कि बेटे के राजनीतिक भविष्य क्या होगा। गलत व्यक्ति को समर्थन देते, और पवन कल्याण के लोग उन्हीं के खिलाफ हो गए कि आप साथ छोड़िए वरना हमें आपका साथ छोड़ना पड़ेगा।
यानी कि कभी भी चंद्रबाबू नायडू का भी हथौड़ा 18 सांसदों के साथ चल सकता है मोदी पर समर्थन वापसी का। और ऐसा अगर हुआ तो फिर दूरी नरेंद्र मोदी के लिए से बनाना चंद्रबाबू नायडू के लिए आसान सी बात होगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में है और नीतीश रास्ते तलाश रहे। अभी तक तो नाराज है, लेकिन जिस दिन उन्हें रास्ता मिल गया उस दिन वह भी मोदी को झटके दे देंगे। और पवन कल्याण के 2 सांसद वह दे। अब इन सब के बीच मोदी और शाह अब या तो ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं और या फिर मध्यवर्ती चुनाव में जाना पड़ेगा। मध्यवर्ती चुनाव में जाने के लिए भी 272 के बहुमत का आंकड़ा चाहिए। इस बीच क्या रणनीति बनेगी? क्या 272 सांसद मोदी को मिल पाएंगे मध्यवर्ती चुनाव में जाने का, या फिर समीकरण कुछ और बनेगा, या फिर इस देश को एक बार फिर बीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, देवी गौड़ा और चंद्रशेखर सिंह वाली सरकार देखने को इस देश में फिर एक बार मिलेगी। नजर बनाए रखिए, बहुत कुछ उथल पुथल देश में चल रहा है और अब सरकार का अंत निश्चित माना जा रहा है। इसमें आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन आने वाला वक्त मोदी के लिए शुभ संकेत तो नहीं दे रहा है। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएमटी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।